हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला। तो भाई जो आज का टॉपिक है इट इज फॉर क्लास 11 द चैप्टर नेम इज वर्क एनर्जी एंड पावर। और जो टॉपिक है आज का वो है न्यूमेरिकल्स ऑन मोशन इन वर्टिकल सर्कल। ठीक है, वर्टिकल सर्कल के लिए मैंने आपको कल कुछ फॉर्मूले बता दिए थे, जितने भी कंडीशंस पॉसिबल थी मैंने सारी कंडीशंस आपको बता दी हैं फॉर वर्टिकल सर्कल। ठीक है, स्ट्रिंग से किसी स्टोन को आप बांध कर घुमाते हो वर्टिकल सर्कल में, तो किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर कितनी उस स्ट्रिंग में टेंशन होगी, स्टोन की वेलोसिटी क्या होगी, ये सारी बातें मैंने कल आपको बता दी थी। मैं एक बार हल्का सा आपको रिमाइंड करवा देता हूं ताकि आपको फिर ध्यान आ जाए सारे फॉर्मूले। जब मैं जो फॉर्मूले हमारे उनका यूज करूंगा तो आपको समझ में आनी चाहिए बात। ये फॉर्मूला कहां से डिराइव हुआ था कल। तो मान लीजिए आपके पास यहां पर पहुंचा स्टोन एट एंगल थीटा। ठीक है भाई, थीटा एंगल पर आपका स्टोन पहुंच गया। ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, यू स्पीड से मैंने इसको फेंका, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसको यू दी गई, तो ये कुछ टाइम बाद वर्टिकल से थीटा एंगल बनाते हुए पोजीशन में पहुंच गया और तब इसकी जो वेलोसिटी थी उसको मैंने मान लिया v, और जो स्ट्रिंग में टेंशन थी उसको मान लिया t। जो ये बॉडी है यानी जो स्टोन है उसका मास क्या है भाई, उसका मास आपका m है। लेंथ ऑफ जो स्ट्रिंग है वो क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है वो आपकी l है। तो इस केस में जो फॉर्मूले आए थे फॉर टेंशन एट दिस पोजीशन वो आया था mu² प्लस mg 3 cos theta minus 2 and velocity at this position थी आपकी u² minus 2gl 1 minus cos theta। ये दो फॉर्मूले मैंने कल ड्राइव किए थे, और ये जो दोनों फॉर्मूले थे, एक तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई थी मैंने इसमें यहां और यहां पर, और दूसरा फिर मैंने लगाया था सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है वो। ये दोनों फॉर्मूले हैं आपके पास, इन्हीं दोनों फॉर्मूले की हेल्प से, और वर्क एनर्जी थ्योरम कभी कभी हमें लगानी पड़ सकती है तो उसकी भी हेल्प हम लेंगे। ठीक है, मेनली तो आपके दोनों फॉर्मूले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस टॉपिक पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप ध्यान से देखते रहो। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसमें क्या है आप ध्यान। चलिए तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, आपके पास एक स्ट्रिंग है जो एक पॉइंट पर फिक्स्ड है और इससे एक मास जो है बंधा हुआ है m, स्टोन है कोई। इसको जो है आपने कितनी स्पीड दे दी भाई, इसको आपने दे दी मान लीजिए u स्पीड, वो भी कैसी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपने इसको स्पीड दे दी इस तरह से, और वो जो u स्पीड है वो रूट जीएल के बराबर है। इस क्वेश्चन में ऐसा कह रखा है। अब क्या करेगा ये घूमेगा भैया एक वर्टिकल सर्कल पर इस तरह से, वर्टिकल सर्कल पर जिस पर ये घूमता है इस तरह से एक वर्टिकल सर्कल पर घूमना शुरू कर देता है। जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ आपको दे रखी है l, क्या दे रखी है भाई, l। तो इसको इनिशियल पॉइंट पर, मतलब इसकी लोवेस्ट पॉइंट पर जो स्पीड दी गई है वो रूट जीएल के बराबर है। क्वेश्चन क्या है सुनिए, फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल या बॉडी, जो भी इसका नाम रखना चाहो, एंड इंक्लिनेशन एंगल ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम वर्टिकल at the instant when tension in string becomes equal to weight of particle। भाई समझ गए क्वेश्चन क्या है। जो ये मास है इसको आप स्पीड दोगे तो मास ऊपर उठना शुरू करेगा, तो किसी एंगल पर जब ये होगा, मान लीजिए वो एंगल हमने थीटा मान लिया। अभी देखिए क्वेश्चन तो आप नोट कर लो, फिर हम सोल्यूशन की बात करते हैं। आपको निकालना क्या है कि
जितना ऊपर ही जा रहा है। अब ऊपर जाते समय एक बार टी ऐसा रहेगा कि वो mg के बराबर हो गया, जो टी की वैल्यू है वो mg के बराबर हो गई। जब टी की वैल्यू आपकी mg के बराबर हो गई तब एक तो स्पीड क्या है ये आपको बताना है, और जो एंगल यहाँ बनेगा वो कितना बनेगा, वर्टिकल से कितना ऊपर उठ गई है स्ट्रिंग वो बताना है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, नोट कर लिया क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं, सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका वो भी देखो आप ध्यान से। अब सॉल्यूशन में क्या करना है आपको, मान लिया आपने कि जो आपका स्टोन है वो थीटा एंगल से ऊपर उठ गया, इस तरह से थीटा एंगल से ऊपर उठ गया। इस समय जो इसमें टेंशन है वो टी है, और वो किसके इक्वल है भाई, mg के इक्वल है। ऐसे तो होता है, जो टेंशन है वो किसके इक्वल है, क्वेश्चन में दे रखा है, तो क्वेश्चन में दे रखा है टी जो है आपकी वो mg के इक्वल है। इस पार्टिकल का वेट mg तो आएगा, मास इसका m दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है, मास इसका m दे रखा है तो mg इसका वेट हो गया। अब देखिए, आप जानते हो जो टेंशन का फॉर्मूला होता है किसी भी पॉइंट पर वो होता है mu²/L किसी एंगल थीटा पर। जो फॉर्मूला होता है वो यही तो होता है, ये तो हम प्रूफ कर ही चुके हैं पीछे, है ना। अब t के प्लेस पे क्या पुट कर देना अपने को, mg, क्योंकि t किसके इक्वल है, mg के इक्वल है, और u के प्लेस पे √gl। भाई u के प्लेस पे तो √gl यहां से, और t आपका mg के बराबर है तो mg पुट कर दिया आपने। अब ये l सेल कट गया, mg तरह क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस l से ये l जाएगा कट, mg और mg तरह हो जाएंगे 0, तो 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, mg इंटू 3 cos थीटा माइनस 2। mg भी 0 कर दो, यहां से जो आपका cos थीटा आ जाएगा वो आ जाएगा 2/3। ये cos थीटा क्या आ गया भाई, 2/3। तो यहां से थीटा कितना आ जाएगा, cos इनवर्स, ये लो पहला एंगल तो निकल आया, cos इनवर्स 2/3 आपका आ गया एंगल, ठीक है। एंड अब देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, √u² माइनस 2gl 1 माइनस cos थीटा, ये तो फॉर्मूला होता है भाई, u² माइनस 2gl 1 माइनस cos थीटा। अब देखिए v u तो कितना है, gl के बराबर है तो ये आ जाएगा, √gl के बराबर था, स्क्वायर लगा इसलिए gl लिख दिया, माइनस 2gl, और cos थीटा की वैल्यू देखिए 2/3 आ गई है ना इस केस में, तो 2/3 लिख दो इस जगह पे, तो ये हो जाएगा आपके पास gl माइनस 2gl इंटू 1/3। ठीक है, तो यहां से जो आपका आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3gl माइनस 2gl, तो ये आ जाएगा आपके पास √gl/3। ये लीजिए आपकी आ गई वेलोसिटी। तो उन्हीं दोनों फॉर्मूले का यूज किया है मैंने, जो फॉर्मूले आपको याद है उन्हीं दोनों फॉर्मूले का आपको यूज करना है, कुछ भी अलग किसमें करना नहीं है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका हो गया, यही क्वेश्चन था आपका, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आप देखें क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में एक बार लिख देता हूं आपके लिए। इसमें है ए पार्टिकल इज suspended from a fixed point by a string of length 5 meters. It is projected from the equilibrium position. इक्विलिब्रियम का मतलब होता है लोवेस्ट पोजीशन पे, ठीक है। इक्विलिब्रियम पोजीशन with such a velocity
that the string slackens after the particle has reached a height 8 meter above the lowest point. Find the velocity of the particle. Just before the string slackens. Find also to what height the particle can rise further. क्वेश्चन आप एक बार नोट कर लो, फिर इसका फिगर सॉल्यूशन मैं आपको समझाता हूं किस तरह से करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? आपके पास एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ जो है वो 5 मीटर है, उससे एक स्टोन जो है आपका बंधा हुआ है और उस स्टोन को हमने कुछ इस तरह से स्पीड दी है कि वो अपने लोवेस्ट पॉइंट से 8 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया, वर्टिकल ऊंचाई 8 मीटर पहुंच गया है। वहां पर जाकर आपकी जो स्ट्रिंग है वो स्लैक का मतलब होता है ढीली पड़ना, का मतलब होता है टेंशन जीरो। स्लैकेंस का मतलब होता है जिस पॉइंट पर टेंशन जीरो होगी। तो जहां पर टेंशन जीरो हो गई थी 8 मीटर पे जाके टेंशन जीरो हुई है, मतलब 8 मीटर की वर्टिकल हाइट अप गए, तो वहां पर क्या गया, स्लैक आ गया स्ट्रिंग में। क्लियर है भाई? ठीक, आपको बतानी है कि जो वेलोसिटी है आपकी स्लैक होने के जस्ट पहले कितनी है, ठीक है, और उससे और कितना ऊपर जाएगा, जहां पर टेंशन जीरो है उसके और कितना ऊपर जाएगा पार्टिकल। तो मैं आपको एक कंडीशन एक बार समझाने की कोशिश करता हूं, पहले आप वो समझें। जो रिक्वायरमेंट है नहीं, सॉरी, इस क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है नहीं, इसको मैं देता हूं मिटा, इसके बाद इसका फिगर बना के समझाता हूं पूरी बात, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी तुरंत। चलिए तो भाई बात कर लेते हैं सॉल्यूशन की। एक वर्टिकल सर्कल मैंने बना लिया, यहां पर एक स्ट्रिंग है जिससे एक आपका स्टोन बंधा हुआ है और जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो 5 मीटर है, ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद ये जो पार्टिकल है इसको हमने कोई स्पीड दी, मान लीजिए हॉरिजॉन्टल, वो स्पीड यू है आपके पास, और इसकी वजह से कितना ऊपर उठ गया, कुछ ऐसे आ गया, यहां पर इस जगह पर आ गया, और जब यहां पर आया तब इसकी टेंशन क्या है, जीरो हो चुकी है। धागा स्लैक, स्ट्रिंग स्लैकेंस। स्लैकेंस का मतलब होता है टेंशन का जीरो हो जाना। यहां पर स्ट्रिंग में टेंशन क्या हो गई, जीरो। अब ये कह रहा था जहां पर टेंशन जीरो हुई है ना, वो हाइट आपकी 8 मीटर फ्रॉम द लोवेस्ट पॉइंट। अगर मैं यहां से ऐसे डालता हूं ये आपका बच जाएगा 3 मीटर। कितना बच जाएगा भाई, 3 मीटर। और ये 5 मीटर तो आपके पास है ही, 5 मीटर तो आपके पास ये है ही। इतनी बात समझ आ गई। यहाँ पे हमने यू स्पीड दी, धागा आपका यहाँ पर आया, यहाँ पर आकर टेंशन जीरो हो गई। मैंने आपको बताया था, आपको ध्यान होगा लास्ट के वीडियो लेक्चर में, कि अगर कोई भी पार्टिकल फर्स्ट क्वार्टर को पार कर लेता है तो सेकेंड क्वार्टर में टेंशन जीरो होती है वेलोसिटी के जीरो होने से पहले। मतलब यहाँ पर सिर्फ टेंशन जीरो हुई है, इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। आपको ध्यान रखना है, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v। यहां पर जाकर रुकेगा नहीं, यहां पर टेंशन जीरो हो गई है। अब इसके बाद जो इसका मोशन होता है वो होता है पैराबोलिक। मैंने आपको कल समझाया था,
अगर ये यहाँ पर कहीं पार्टिकल पाया जाएगा तो वहां पर टेंशन पहले जीरो होगी, स्पीड जीरो हो नहीं पाएगी। टेंशन जीरो होने का मतलब सिर्फ वेट काम करेगा और ये वेलोसिटी मतलब ये जमीन हो गई, इसको मैंने v वेलोसिटी से देखा, वजन काम कर रहा है mg। तो पार्टिकल का पास जिस तरह से होगा पैराबोलिक। कैसा पास हो जाएगा भैया? पैराबोलिक। तो यहां के बाद जो पार्टिकल का मोशन है वो हो जाएगा पैराबोलिक, प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। उससे पहले सर्कुलर मोशन रहा है। एक तो हमें निकालनी है ये स्पीड, और इसके बाद ये कितना और ऊपर जाएगा वो आपको पता करना है, ठीक है। जहां पर टेंशन जीरो होगी उसके बाद टेंशन काम करना बंद कर देगी, क्योंकि यहां पर कुछ टेंशन थी, घटते घटते यहाँ पर जीरो नेगेटिव हो नहीं सकती, तो इसके बाद टेंशन काम नहीं करेगी, अब सिर्फ वजन काम करेगा। और ये बॉडी जो है वो मोशन अंडर ग्रेविटी करेगी। मोशन अंडर ग्रेविटी करने का मतलब है ये प्रोजेक्टाइल मोशन करना शुरू कर देगी। तो फिर हम मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला के बाद में निकाल लेंगे। क्लियर होगी बात? चलिए, मैंने मान लिया जो मेरा एंगल है वो इस जगह पर कितना बन रहा है? थीटा। तो भाई यहां कितना बनेगा? 180 माइनस थीटा। अरे कितना बनेगा भाई यहाँ पर? 180 माइनस थीटा। अच्छा, आपको जो फॉर्मूला है वो यहां से लगाते हो, आप यहां से नहीं लगाते भाई, यहीं से तो लेते हो एंगल, इस जगह से। तो ये एंगल आपको लेना है अपने फॉर्मूले में, जब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो वहां पर cos 180 माइनस थीटा पुट करूंगा मैं। थीटा मैंने इसको मान लिया। अब इस ट्रायंगल में देखा जाए, चलो नाम रख लेते हैं एल ओ, इसका नाम रख लेते हैं एम और इसका नाम रख लेते हैं पी। आपको एक ट्रायंगल दिखेगा ओ एम पी, ये आपका 5 मीटर। अरे भाई तो रेडियस ही तो रहेगी, ये स्ट्रिंग है तो ये भी तो स्ट्रिंग है, तो 5 मीटर की तो रहेगी ये 3 मीटर वाला है। यहां पर एंगल थीटा मान ही रखा है, तो यहां पर cos थीटा कितना आ जाएगा? cos थीटा पुट करोगे तो आ जाएगा 3/5। अरे कितना आ जाएगा भाई? 3/5 ना। जो v का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? देखिए अपना एंगल ये है। अबे मैंने कहा था जब एंगल यहां से थीटा बनता है तभी तो आप निकालते हो। तो जो v का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? इस एंगल के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा? चलो इसको अल्फा मान लेता हूं मैं। इसे क्या मान लेता हूं? अल्फा। इसको बाद में पुट कर दूंगा। अब यहां पर अल्फा क्या है? या 180 माइनस थीटा है। अल्फा क्या भैया? 180 माइनस थीटा। इसको बाद में पुट कर लेंगे, ठीक है। इसको मैंने अल्फा मान लिया है। अब आप ध्यान से देखो, जो एंगल यहां बनता है इस वर्टिकल पोजीशन, जो भी एंगल बनता है वही तो आता है इस फॉर्मूले में। ये फॉर्मूला हो जाएगा u स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस cos अल्फा। अरे cos अल्फा क्यों आ जाएगा? क्योंकि एंगल हम यहां से लेते हैं, वहां से लेते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर स्ट्रिंग लेते हैं इस जगह पे तो एंगल थीटा नापते हैं, तो और बड़ी होगी तो 90 करते हैं, फिर और बड़ी होती है तो 180, तो यहाँ पर बीच में गए तो हमने एंगल अल्फा मान लिया। इसमें अच्छी बात है। अब आप ध्यान से देखो, ठीक है। तो एक तो हमारे पास एक क्वेश्चन आ गई v u स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस cos अल्फा। अब ये 2gl, देखिए जो अल्फा है 180 माइनस थीटा है, तो cos 180 माइनस थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? cos 180 माइनस थीटा। ठीक, इसको और एक और तरीके से मैं कर सकता हूं सोल्व, पर अभी फॉर्मूले आपको याद है तो फॉर्मूले से सोल्व करो, ज्यादा बेटर रहेगा। ज्यादा बेटर आपके पास ये रहेगा, फॉर्मूले से करो इसको सोल्व, है ना। ये आ गया अपने पास। cos 180 माइनस थीटा होता है आपका माइनस cos थीटा के इक्वल। किसके इक्वल होता है भैया? माइनस cos थीटा। तो u स्क्वायर माइनस 2gl, ये 180 माइनस थीटा हो गया माइनस cos थीटा, माइनस माइनस 1 तो 1 प्लस cos थीटा हो गया। और cos थीटा की वैल्यू आप ऊपर निकाल चुके हो 3/5। कितनी निकाल चुके हो भाई? 3/5। हटा दो इसको, तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? रूट u स्क्वायर cos थीटा की वैल्यू 3/5 पुट कर दूंगा, तो 5 1 जा 5 3 8/5 16, तो u स्क्वायर माइनस 16gl बाई 5 आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट पुट कर लेते हैं। नाउ टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? mu स्क्वायर बाई l प्लस mg 3 cos अल्फा माइनस 2। भाई जो एंगल बनेगा वही तो लोगे आप, अल्फा ही तो लोगे एंगल। t तो जीरो है, टेंशन तो जीरो हो चुकी है इस पोजीशन पे,
तो एम यू स्क्वायर बाई एल प्लस एम जी, यहां पर आ जाएगा 3 कॉस 180 माइनस थीटा माइनस 2। तो ये हो गया आपके पास एम यू स्क्वायर बाई एल, जो फॉर्मूले आता है उन्हीं से करो, कुछ भी अलग करने की जरूरत नहीं है। 180 माइनस थीटा जाएगा माइनस कॉस थीटा है ना, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल होता है, फिर माइनस 2 पे लिखा हुआ है 0। अब देखो 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम यू स्क्वायर बाई एल, माइनस दोनों में से कॉमन ले लो, आपका एम जी आ जाएगा बाहर 3, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 3/5 प्लस 2। इसको मैं कर देता हूं इरेजर, इसकी जरूरत तो है नहीं। थ्री 3 9 और 5 2 10, 19/5 आ जाएगा ये एम जी 19/5। क्लियर होगी बात? चलिए अब देखते हैं यहां से यूज कर कितना जाएगा, इसमें से शिफ्ट कर लेते हैं। 19 mg/5 इज इक्वल टू आ जाएगा एम यू स्क्वायर बाई एल, एम से एम कट गया, क्लियर है भाई, एम से एम क्या हो गया कट गया, तो यहां से आ जाएगा आपके पास 19 g इंटू एल, 19 g इंटू एल अपॉन में 5 इज इक्वल टू यू स्क्वायर। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू, पुटिंग इन फर्स्ट, पुटिंग इन फर्स्ट, फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, आप जरा ध्यान से देखो, यू स्क्वायर माइनस, तो यू स्क्वायर की वैल्यू क्या है 19gl, तो 19gl अपॉन में 5 माइनस 16gl अपॉन में 5, तो कितना बच जाएगा भैया √3gl/5। ये तो आ गया आपका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग आ गया भाई, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपके पास ये आ गया 3/5gl। क्लियर होगी बात? इसका हम एक अल्टरनेट भी कर सकते थे, अगर आपको सिर्फ v निकालना है तो इसका अल्टरनेट मेथड सुनिए, एक और बिल्कुल आसान। ये तो मैंने फॉर्मूला जो कि आपको बताया था तो फॉर्मूले के हेल्प से कर दिया है। इसी चीज को हम एक और तरीके से कर सकते हैं, अल्टरनेट देख लो आप, इस तरह से भी कर सकते थे इसको। अल्टरनेट मेथड में क्या होगा, आप देखो यहां पर कितने फोर्स हैं, हम यहां ध्यान से देखें तो हमारा एक फोर्स काम कर रहा है mg, ये एंगल मैंने थीटा माना है, देखो ध्यान से, ये एंगल थीटा माना है ना, तो ये एंगल आपका थीटा आ जाएगा, ठीक है। यहां पर जो कंपोनेंट आएगा वो आ जाएगा mg cos थीटा, क्या आ जाएगा भैया mg cos थीटा। यहां पर जो कंपोनेंट आएगा वो आ जाएगा mg sin थीटा, टेंशन इसमें है नहीं। अब सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड कौन दे रहा है, इस जगह पे देखो, इस जगह पे स्पीड क्या है v, अगर सर्कुलर मोशन करते समय किसी इंस्टेंट पार्टिकल की स्पीड भी होगी तो उसमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा वो mv²/r होता है, तो r तो l के बराबर है, l आपके 5 मीटर है, तो mv²/l। अब यहां पर देखिए रेडियस के लॉन्ग सेंटर की तरफ सिर्फ एक ही तो फोर्स काम कर रहा है, कौन, mg cos थीटा। जो आपका mg cos थीटा है वही आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करा रहा है। टेंशन तो यहाँ पर कितनी हो चुकी है 0, तो आप इससे डायरेक्ट आंसर निकाल सकते थे, एक ही लाइन में आता है, वो तो मैंने फॉर्मूले आपको बताया थे, इसलिए फॉर्मूले की हेल्प से किया है ताकि आपको फॉर्मूले याद हो जाए अच्छी तरह से। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा gl इंटू कॉस थीटा, रूट के अंदर b, डायरेक्ट एक लाइन में निकल आएगा भी आपके पास। अब देखो g l cos थीटा, तो cos थीटा तो आपने निकाला था, अगर यहां से देखें cos थीटा तो कितना आया था, cos थीटा आपका आया था 3/5, ये तो आया था, तो 3/5 पुट कर देना यहाँ पे, देखो वही आ गया ना सेम, जो यहां से आया भी वही वहां से भी आ रहा है सेम। तो ये अल्टरनेट मेथड हो गया भी निकालने का। अब इस तरह से भी कर देना, क्योंकि मैंने फॉर्मूले आपको बता दिया तो फॉर्मूले के हेल्प से मैंने आपको करके दिखाया, देखो वही आंसर आता है।
फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप ऐसे कर लो, यहाँ पर स्पीड v मानी है, तो जो भी फोर्स रेडियस अराउंड सेंटर की तरफ काम कर रहा है उसी को mv²r के बराबर दिखाकर आप सीधे भी निकाल सकते हो आपका v कितना आएगा। अब v तो आ गया, अब इसके बाद पार्ट b में क्या था, वेलोसिटी हमने निकाल दी। अब आप l की वैल्यू पुट कर लेना भाई इसमें, अरे इसमें l की वैल्यू क्या है 5 ही तो है, तो अगर l की वैल्यू देखी जाए, अगर मैं सॉल्व करूं इसको तो v आगे कितना आ जाएगा, तो v आपका आ जाएगा √3/5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 5, तो कैंसिल √30 आ जाएगा आपके पास v। l की वैल्यू 5 है ना। अब देखते हैं पार्ट b। आफ्टर पॉइंट p stone leaves the circular path and starts motion under gravity ओनली। अब इसके बाद देखिए मैं अलग से फिगर आपको बना के दिखाता हूं, इसके बाद से फिगर कैसा बनेगा। क्वेश्चन आपका ये अच्छा था, अब ध्यान से देखो। तो ये आपके पास इस तरह से है, यहां पर जो स्पीड है आपके पास वो है कितनी v। अरे स्पीड कितनी है भाई, v तो है ना। और जो एंगल बन रहा है यहां से, अगर आप ध्यान से देखो इस जगह पर जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा आपके पास 90 माइनस थीटा। देखो आप ध्यान से देखो, एक तो ये लाइन और ये लाइन 90 बनाती है, और एक ये लाइन और ये लाइन 90 बनाती है। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा आएगा, फिर ये और ये 90 बनाते हैं, वापस से थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, थीटा। थीटा एंगल से अगर मैं किसी पार्टिकल को u स्पीड से फेंकता हूँ, ये जमीन होती, ग्राउंड होता, तो इसका मोशन कैसा होता, इसका मोशन होता प्रोजेक्टाइल मोशन। कैसा होता भैया, इसका जो मोशन होता है वो होता प्रोजेक्टाइल मोशन। तो कुछ इस तरह से होता है इसका मोशन। और जो आपने फेंका है तब इसकी स्पीड क्या थी, तब इसकी स्पीड थी v, और जिस एंगल से जा रही है वो एंगल थीटा है। तो यहाँ पर जो हाइट आएगी आपके पास मैक्सिमम आगे इसके बाद, तो वो क्या आ जाएगी h। हम जानते हैं भाई प्रोजेक्टाइल मोशन याद करो, इनिशियल स्पीड u है, तो यहाँ पर आता था फॉर्मूला u² sin² थीटा अपॉन में 2 × g। ये स्पीड है आपकी u, v को हम मान लेते हैं u के बराबर, और u किसके बराबर है, √30 के बराबर। अरे यहाँ पर जो स्पीड उसको u तो बोलते थे, तो फॉर्मूले में u² था, तो यहाँ पर ये v दे रखी है तो इसी को u मानना पड़ेगा हमें। इसके बाद निकालना है कितना और ऊपर गया है, पॉइंट p के बाद कितना और ऊपर जाएगा। ये पॉइंट p है, पॉइंट p के बाद जो इसका मोशन है वो हो जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी इसके बाद ये ऐसा मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन नहीं करेगा। और इसकी जो मैक्सिमम हाइट आएगी वो कितनी आ जाएगी, 30 u² होता है, u की वैल्यू √30 थी, sin² थीटा, इसको लिख दो 1 माइनस cos² थीटा। अरे cos की वैल्यू पता है ना, sin की तो पता नहीं है, अपॉन में 2 × 10, लो कट गया ये, तो 3/2 × 1 माइनस cos² थीटा जाएगा 9/5, क्योंकि cos थीटा 3/5 था, 9/25 आ जाएगा, सॉरी। तो यहाँ पर मैक्सिमम हाइट कितनी आएगी पॉइंट p के बाद, पॉइंट p के बाद जो मैक्सिमम हाइट आपकी आएगी देखते हैं। थ्री बाई टू 25 माइनस 9 16/5 16/25 हो जाएगा ये 2, तो 24/25 आपके पास आ जाएगी मैक्सिमम हाइट मीटर में। किसमें आ जाएगी, मीटर में। 0.96 मीटर आएगा अप्रोक्सीमेटली, लगभग 0.96 मीटर। तो इसके बाद ये 0.96 से ऊपर और जाएगा, इसके बाद जो उसका मोशन होगा कुछ इस तरह से हो जाएगा ना, ये हाइट है h, जो मैंने यहां पर बनाया था इसको अलग से बना के आपको दिखा दिया। तो ये था भाई क्वेश्चन, आपको आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब कल की तरह एक और टॉपिक है जो आपका इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप देख लो। मोशन ऑफ ए बॉडी
आउटसाइड ए स्फेरिकल सरफेस। इसको और जरा ध्यान से समझो, जैसे आपने वर्टिकल मोशन के फॉर्मूले समझ लिए, ऐसे ही इसको भी आपको समझना पड़ेगा। यहां पर आपके पास एक वर्टिकल स्फीयर है, देखो इस बार हमारे पास स्टोन नहीं है और स्ट्रिंग भी नहीं है, ये एक स्फीयर और इसके ऊपर एक बॉडी यहाँ पे रखी हुई है कुछ तो भी इस तरह, जिसका मास क्या भैया m। अरे इस बॉडी का मास क्या है m। ये किस पे रखी हुई है, आपके पास एक स्फीयर है और ये स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। म्यू क्या है 0, फ्रिक्शन कहीं कुछ नहीं है। अब ये जो अपने पास ब्लॉक है ये इसके ऊपर रखा हुआ है, ये फिक्स्ड है, इसको मैं धक्का मारूं इस तरह से, मतलब इसको अगर मैं u स्पीड दे दूं ऐसे, तो ये इसके ऊपर चलना शुरू करेगा और एक ऐसी कंडीशन आएगी कि इसको ये छोड़ भी देगा। भाई ये इसके ऊपर चलेगा, ऐसे चलेगा चलेगा और फिर एक पॉइंट के बाद इसको छोड़ के फिर चला जाएगा, ऐसा गिरेगा नीचे, ये सीधे इसमें ऐसे नहीं आएगा, इसके बाद यहाँ पर कहीं छोड़ देगा इसको। कहां पर छोड़ेगा वो हमें निकालना पड़ता है इसमें क्वेश्चन में, ठीक है। तो लेट a small block of mass m is placed at the top of a smooth spherical surface. Block is given a velocity u along horizontal direction, इस तरह से u स्पीड आपने दे दी इस ब्लॉक को, वो भी along horizontal direction, ठीक है भाई, ये है बात। अब इसके बाद क्या होगा, ब्लॉक moves along some distance along a spherical surface and then leaves off a spherical surface. And travel on parabolic path. प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, उसके बाद ये क्या करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। तो कुछ दूर तो ये सरफेस के ऊपर चलेगा, उसके बाद इस सरफेस को छोड़ देगा और उसके बाद इसका मोशन कैसा हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा, ठीक है। इसको छोड़ देगा, इसको ब्रेक्स ऑफ भी समझ सकते हो आप, ठीक है। लीव्स ऑफ जो लिखा है इसको ब्रेक्स ऑफ मानो, ठीक है भाई। तो भाई ये थी, अब देखते हैं इसमें किस पॉइंट पर जो है ये आपका इस स्फेरिकल पाथ को यानी सर्कुलर पाथ को छोड़ देगा। भाई स्फीयर पे मूव करेगा, इसका मतलब सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। तो जिस पॉइंट पर इस सर्कुलर पाथ को छोड़ेगा वो कौन सी कंडीशन होगी, किस एंगल पर छोड़ेगा वो आपको समझना है, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं। तो पहले हम मान लेते हैं एक नॉर्मल कंडीशन में जो एंगल थीटा है आपका, यहां पर ये ब्लॉक आ गया है और तब इसने छोड़ा नहीं है, तब इसके पास जो स्पीड है वो कितनी है भैया, v है। थीटा एंगल नीचे आ गया, अपनी वर्टिकल पोजीशन से थीटा एंगल नीचे आ गया,
और जो इसकी रेडियस है वो आर है भाई, रेडियस क्या है इसकी आर। थीटा एंगल नीचे आ गए और इसने अभी छोड़ा नहीं है इस सरफेस को, तो नॉर्मल रिएक्शन किस तरफ काम करेगी भाई, जो आपकी नॉर्मल रिएक्शन है वो आपको देखना है किस तरफ काम करेगी, है ना, किस तरफ काम करेगी वो आपको समझना है इसमें। जब ये ब्लॉक गिर रहा होता है नीचे की ओर, क्या कर रहा होता है भाई, जो ब्लॉक है आपका जब गिर रहा होता है नीचे की ओर, तो एक तो इसका काम करेगा भाई वजन इस जगह पर mg, एक काम करती है नॉर्मल रिएक्शन n, दो ही तो फोर्स काम करते हैं, या स्ट्रिंग तो है नहीं, अरे भैया कोई स्ट्रिंग थोड़ी है, तो टेंशन तो काम करेगी नहीं। अब चूंकि अपने वजन से सरफेस को दबा रहा है, तो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो भैया काम करेगी ऊपर की ओर। अब जरा आप ध्यान से देखो और समझो इस बात को, इस mg का एक कंपोनेंट आएगा यहां पर, अगर ये थीटा है तो यहां जो एंगल बनेगा वो थीटा हो जाएगा, और एक कंपोनेंट आएगा वेलोसिटी वाले डायरेक्शन के अलोंग mg का, ये तो आ जाएगा mg sin थीटा, ये आपके पास आ जाएगा mg cos थीटा। क्या आ जाएगा भाई, mg cos थीटा। और इस इंस्टेंट जो इसकी वेलोसिटी मैंने मान रखी है वो कितनी मान रखी है भाई, v कोई फोर्स नहीं है, v तो वेलोसिटी है। अब इस पे देखो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, रेडियस के अलोंग जो फोर्स काम कर रहे हैं उनको ध्यान से देखो, एक mg cos थीटा और एक n, mg cos थीटा अंदर की ओर कर रहा है, n बाहर की ओर कर रहा है, इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो देगा सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या देगा, तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स देखें तो ये हो जाएगा mg cos थीटा माइनस n, क्या हो जाएगा भाई, mg cos थीटा माइनस n इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई रेडियस, तो mv स्क्वायर बाई r। यहाँ पर जिस पॉइंट पर हम देख रहे हैं ये इक्वेशन, तो वहां पर तो इसकी स्पीड भी है, तो यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा वो होगा mv स्क्वायर बाई r, u से मतलब नहीं होता। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम बात करते हैं बाई वर्क एनर्जी थ्योरम। इसका नाम मान लेते हैं, ये तो सेंटर हो गया, ये P है, और इस पॉइंट का नाम मान लेते हैं Q, तो फ्रॉम P टू Q। देखिए यहां पर जो वर्क हो रहा है वो दो फोर्सेस की वजह से हो रहा है, W0 बराबर डेल्टा K। एक तो वर्क हो रहा है mg की वजह से, अरे किसकी वजह से भाई, mg की वजह से, और एक हो रहा है नॉर्मल रिएक्शन की वजह से। नॉर्मल रिएक्शन तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से 90 का एंगल बनाते हुए आती है, इसलिए उसका वर्क तो आ जाएगा 0। अब आप mg cos जो मैंने मिटा दिया, आपने नोट कर लेगा पहले फिगर में, देखो यहां से डाल दो आप परपेंडिकुलर, तो कितनी हाइट नीचे आया है, भैया h हाइट नीचे आ गया, कितनी हाइट नीचे आ गया, h हाइट नीचे आ गया। ध्यान से देखो, पहले इतना ऊपर था, फिर कुछ नीचे आया, तो इतनी हाइट नीचे आ गया, h हाइट। अब ये h कैसे निकालेंगे वो आप ध्यान से देखो और सुनो और समझो। आपके पास जो ट्रायंगल बन रहा है, देखिए पूरा, जहां एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ठीक, ये ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा। फिगर में थोड़ा सा बड़ा बना के आपको दिखाता हूं वापस से, तभी आपको ये बात समझ में आएगी। फिगर थोड़ा ज्यादा छोटा हो गया है, तो फिगर को एक बार मैं बड़ा करके दिखाता हूं आपको बढ़िया से, तो आपको पूरी बात उसमें दिखेगी साफ साफ, है ना। अब यहां पर आपके पास एक ब्लॉक था जिसका मास m था, ये मान लीजिए ब्लॉक आपका यहां कहीं आ गया, ठीक है भाई। अब देखिए ये जो हाइट नीचे आया है, कितनी हाइट नीचे आ गया, मैंने मान लिया भैया कि ये देखो, ये तो पूरी आर है आपके पास, कितनी है पूरी आर। ये आपने मान लिया कि h हाइट नीचे आया है, यहां पर जो एंगल आपने माना है वो थीटा मान लिया है। यहां पर जो फोर्स काम कर रहा था, एक तो n कर रहा था, एक कर रहा था भाई mg। एक कंपोनेंट आया था आपका रेडियस के लोग इधर mg cos थीटा, एक था n, एक इधर आया था mg sin थीटा, और जो इसकी वेलोसिटी थी इस इंस्टेंट वो हमने मानी थी v, और स्टार्टिंग में जो इसकी वेलोसिटी थी वो हमने मानी थी u अलोंग हॉरिजॉन्टल। ये कंडीशन तो आपको समझ में आ गई होगी। आप इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में ये जो इतनी लेंथ आएगी ये वाली, भाई हो गया हाइपोटेनस,
ये हो गया बेस। ये जो लेंथ आपके पास दिख रही है आपको, ये हो जाएगी आपके पास, देखिए ये तो पूरी आर है, ये तो फोर्स है जी कॉस थीटा, लेंथ तो इसकी आर है ना। ट्रायंगल को अलग से बना के दिखाऊं, इसका नाम ओ मान लो आप, इस पॉइंट का नाम P था, P माना था मैंने, इसका Q माना था, इसका मान लेते हैं N। तो आपको एक ट्रायंगल दिखेगा O N Q, यहां पर जो एंगल दिख रहा है वो थीटा है, यहां पर जो रेडियस है वो R है, तो NO कितना आ जाएगा, NO अपॉन में OQ आप करते हो तो आ रहा है cos थीटा के बराबर। तो अगर NO को देखा जाए तो NO OQ, OQ किसके बराबर है, R के बराबर, तो R cos थीटा। NO जो आएगा कितना आ जाएगा भैया, R cos थीटा। मतलब ये जो लेंथ आ रही है आपकी, ये आ रही है R cos थीटा। तो H किसके बराबर आएगा भाई, जो पूरी लेंथ थी वो R थी, ये है R cos थीटा, तो H किसके बराबर आएगा, R माइनस R cos थीटा। R कॉमन लूंगा तो 1 माइनस cos थीटा, कितना आ जाएगा 1 माइनस। अब हम लगाते हैं बाई वर्क एनर्जी थ्योरम फ्रॉम, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको ध्यान रखनी है वाली, ठीक है। इसको हटा दो, इसकी जरूरत तो है नहीं, इसको हटा देते हैं। बाई वर्क एनर्जी थ्योरम, WmG से हुआ है, वर्क नॉर्मल डायरेक्शन भी कर रही हो डेल्टा के, ये तो दिखाएंगे। mg का वर्क आ जाएगा सीधे mgh, क्योंकि फोर्स नीचे काम कर रहा है और आप भी नीचे की तरफ ही रहे हो, h हाइट नीचे आ गए हो, वर्टिकल हाइट देखो, अरे इधर आए तब भी वर्टिकल हाइट तो h ही नीचे आएगा ना, तो mg तो केवल वर्टिकल हाइट से मतलब है ना उसका। तो अगर आप किसी भी रास्ते से आओ, अगर h गहराई नीचे आए हो तो mgh वर्क करना पड़ेगा, किसी कंजर्वेटिव फोर्स से रास्ते का फर्क तो पड़ते नहीं, आप सीधे नीचे आओ चाहे ऐसे घूम के आओ कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही वर्क होगा। ये तो जीरो होता है वर्क। अब देखो डेल्टा की क्या है, बात की जो स्पीड है वो v है, तो हाफ mv स्क्वायर, और पहले क्या थी भाई, पहले u थी, तो हाफ m u स्क्वायर। h के प्लेस पे r माइनस r1 माइनस cos थीटा पुट करने वाला हूं मैं, h के प्लेस पे क्या पुट करने वाला हूं भाई, r इंटू 1 माइनस cos थीटा। यहां से मैंने हाफ m कॉमन ले लिया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो देखते हैं अब क्या आ जाएगा आंसर अपने पास। एक तो आएगा आपके पास, ये हो गया, हमें क्या चाहिए, mg cos थीटा की वैल्यू चाहिए भाई, क्या चाहिए, mg cos थीटा की वैल्यू हमें चाहिए, तो हम यहां से निकाल लेंगे क्या, n तो m से m तो पहले कैंसिल कर देते हैं ना, ये m से m कर दिया मैंने कैंसिल, 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 2gr 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू आ गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो पिछली बार की तरह फॉर्मूला है एग्जैक्टली, u स्क्वायर प्लस 2gr 1 माइनस cos थीटा, बिल्कुल पिछला वाला फॉर्मूला आ गया भाई, एग्जैक्टली पिछला वाला ही तो फॉर्मूला आ गया। वहां पर u स्क्वायर, हाँ इस बार प्लस आया, पिछली बार माइनस था लेकिन इस बार क्या आया है, प्लस आया है आपके पास। पिछली बार यहाँ पर माइनस था, u स्क्वायर माइनस 2gr 1 माइनस cos थीटा था, ये प्लस में आया है। ध्यान रखने किस में आया भाई, ये वाला जो आपका आया है वो प्लस में आया, थोड़ा सा अंतर है, हल्का सा डिफरेंस है यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट में, क्योंकि भी तो आपने निकाला है, आपको क्वेश्चन में u दिया होगा, r दी होगी, आपको नॉर्मल डायरेक्शन किसी एंगल थीटा पर निकालनी पड़ सकती है। पुटिंग इन फर्स्ट कर लेते हैं, पुटिंग इन फर्स्ट, n भी निकाल लेते हैं। इस एंगल थीटा पर आने के बाद इसका n और v कितना होगा, तो v तो निकाल दिया, n की बात कर लेते हैं। यहां से अगर n देखा जाए, इस n को इधर ट्रांसफर करो, बाकी इधर दिया जाएगा mg cos थीटा माइनस m v स्क्वायर बाई r, v की वैल्यू पुट कर देते हैं वहां से, n इज इक्वल टू हो जाएगा v, देखिए ये रूट इधर आएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, हमें v स्क्वायर चाहिए, ये तो v है तो रूट हट जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2gr 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाई r, ये तो आएगा
डिवाइडेड बाई आर। चलिए देखते हैं, तो एम जी कॉस थीटा माइनस एम यू स्क्वायर बाई आर अलग कर देंगे, फिर माइनस एक आर से आर कट जाएगा तो आ जाएगा 2mg 1 माइनस कॉस थीटा। क्या जाएगा भैया? 2mg 1 माइनस कॉस थीटा। m बाई आर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आर से आर कट जाएगा तो हाँ बिल्कुल ठीक है। अब आप ध्यान से देखते रहना, इसको हम क्या करते हैं, इसमें से और इसमें से mg कॉमन ले लेते हैं। तो mg कॉमन लेने के बाद यहां से बचेगा cos थीटा, ये अंदर बचेगा -2 और +2 cos थीटा, ये हो जाएगा माइनस एम यू स्क्वायर बाई आर। यहां से जो n आपके पास आएगा वो कितना आ जाएगा, mg 3 cos थीटा -2 माइनस एम यू स्क्वायर बाई आर। यहां पिछली बार प्लस था, माइनस आया है, यहां माइनस था, यहां क्या आया है, प्लस आया है। तो जस्ट उल्टे हो गए हैं फॉर्मूले, ठीक है, फॉर्मूले कुछ कुछ चेंज आपके हो गए हैं। तो किसी एंगल थीटा पर आप नॉर्मल डायरेक्शन और वेलोसिटी इस तरह से निकालोगे। यहां पर अगर आपने यहां पर इसको u स्पीड दी है तो इस जगह पर आने के बाद जो इसकी स्पीड है वो तो ये हो जाएगी v, इस फॉर्मूले से थीटा एंगल आपको पता होगा, और जो n है वो इस फॉर्मूले से निकलेगी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं angle at which block leaves of the spherical surface, leaves the spherical surface। एंगल तो मालूम चल गया ना आपको, ठीक है। अब आपको वो एंगल पता करना है। देखो यहाँ पर अभी नॉर्मल डायरेक्शन 0 नहीं है। अब छोड़ने का मतलब क्या है, जब ये सरफेस को छोड़े तो हमें निकालना है एंगल एट विच ब्लॉक लीव्स द स्फेरिकल सरफेस। मान लीजिए आपका जो ब्लॉक है वो यहाँ पर तो आपने निकाली थी, नॉर्मल डायरेक्शन और बी भी निकाला था। अब आप किसी एंगल अल्फा पे आ जाओ, ये एंगल जो है आपका अल्फा है, और इस एंगल पर जो है इसने छोड़ दिया है। जब भी कोई ब्लॉक किसी सरफेस को छोड़ता है तो नॉर्मल डायरेक्शन 0 हो जाती है। ब्लॉक और सरफेस के बीच जाहिर सी बात है, ब्लॉक और सरफेस का जब कांटेक्ट ही नहीं रहेगा तो नॉर्मल डायरेक्शन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एट दैट पॉइंट नॉर्मल बिकम 0, लेट दैट एंगल इज अल्फा। अल्फा एंगल है, मैंने ऐसा मान लिया। जो एंगल अपने पास वो क्या है भाई, अल्फा। थीटा एंगल पर तो छोड़ा नहीं था इसने, तो नॉर्मल डायरेक्शन थी, थोड़ा सा और नीचे है, एंगल आपका अल्फा हो गया। थीटा से बढ़कर जब अल्फा हो गया तो इसने छोड़ दिया। जहां पर छोड़ेगा वहां पर नॉर्मल डायरेक्शन 0 हो जाएगी अपने आप, क्योंकि इसने कांटेक्ट ही छोड़ दिया इससे। जब इसने इससे कांटेक्ट ही छोड़ दिया तो फिर इनके बीच जो फोर्स लग रहा था वो गायब हो जाएगा, तो नॉर्मल डायरेक्शन अब नहीं आएगी। नॉर्मली जो थीटा एंगल पर नॉर्मल डायरेक्शन का फॉर्मूला था वो आपका ये था भाई, ये तो था फॉर्मूला, है ना, एट एंगल अल्फा एन इज इक्वल टू क्या है, 0। तो थीटा के प्लेस पे रख दो अल्फा और एन के प्लेस पे रख दो 0। इसको इधर शिफ्ट कर लो तो एम यू स्क्वायर बाई आर हो जाएगा एम जी। एम से एम कट गया, यू स्क्वायर बाई आर इंटू जी इज इक्वल टू 3 cos अल्फा माइनस 2। इधर ले आओ, ये आपके पास वो एंगल है जहां पर ये ब्लॉक इस सरफेस को छोड़ देगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि ऐसे टॉप पर रखा हुआ है, रेडियस इतनी है, इस ब्लॉक को मैंने इतनी स्पीड दी तो ये कहां पर छोड़ देगा, किस एंगल के बाद, वर्टिकल से किस एंगल के बाद ये छोड़ देगा, कितनी डिस्टेंस चलने के बाद छोड़ देगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ किस तरह से। फॉर्मूला याद हो गया,
इस फॉर्मूले के ऊपर एक न्यूमेरिकल लगे हाथ कर लेते हैं ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं इसी टॉपिक पर। जितने भी फॉर्मूले थे फॉर्मूले याद रखिए, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इन पे, बिल्कुल इजी, कुछ खास टफ क्वेश्चन नहीं है इनमें। तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, आपके पास एक स्फीयर है और उस स्फीयर की जो रेडियस है, ठीक है भाई, वो आपको दे रखी है 10 मीटर। कितनी दे रखी है भाई? 10 मीटर। यहां पर आपने इसको एक ब्लॉक है जिसका मास था m, 2 kg, इसको स्पीड दिया आपने 5 मीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड दी भाई आपने इसको? 5 मीटर पर सेकेंड की आपने इसको स्पीड दे दी। तो ठीक है, फाइंड एंगल फ्रॉम vertical at which block breaks off spherical surface। अलग हो, breaks off का मतलब होता है अलग होना भाई, leaves off, and also distance covered by block before breaks off। ठीक, स्फेरिकल सरफेस हो लेता हूं। ठीक है, चलिए आप देखिए सॉल्यूशन। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला तो याद ही होगा लगे हाथ। तो मान लीजिए यहां पर आया ये, इस जगह पर आकर इसने इस ब्लॉक को छोड़ दिया, मतलब यहां पर n क्या हो गई आपके पास? 0 हो गई। और ये जो एंगल है आपका वो क्या है? अल्फा। तो अभी मैंने अल्फा निकाला, चाहे तो डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज कर लो, चाहे तो आप n में रख के कर लो, जैसे मर्जी आपकी इच्छा करे वैसे कर लो। तो मैं सीधे फॉर्मूले यूज कर रहा हूं, u स्क्वायर प्लस 2gr डिवाइडेड बाई 3gr। u स्क्वायर 5 5 जा 25 प्लस 2 इंटू 10 इंटू r कितना हो गया? 10। 3 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है भाई, ये आ गया आपके पास कितना? 225 बाई 300। इसको अगर हम 25 से कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 9। यहां पर कितना आ जाएगा भाई? 12। ठीक है भाई, कितना आ जाएगा? 12। 9/12, 9 को अगर हम करें 3 से तो 3 3 9, 3 4 12, 3/4 आ गया cos अल्फा। cos अल्फा क्या आ गया भाई आपके पास? 3/4। तो एंगल तो आ गया आपका अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स 3/4। और डिस्टेंस और निकालनी, तो डिस्टेंस क्या होती है वो भी सुन लो आप। हालांकि cos इनवर्स 3/4 की वैल्यू आपको ये तो क्वेश्चन में दी होगी तभी आप कर पाओगे, डायरेक्ट इसकी वैल्यू पता नहीं होती तो आपको ये छोड़ना पड़ेगा इसको। अल्फा क्या आ जाएगा भाई? cos इनवर्स 3/4 एंड डिस्टेंस कवर्ड तो ये मान लीजिए P है पॉइंट, इसका नाम मान लीजिए Q है, तो PQ। PQ क्या भैया? आर्क ही तो है, तो आर्क इज इक्वल टू क्या होता है? एंगल मल्टीप्लाई रेडियस। ठीक है, आर्क है PQ, तो PQ डिस्टेंस भी है, एंगल कितना है? अल्फा, और मल्टीप्लाई रेडियस जो है आपकी वो कितनी है? 10। तो 10 इंटू कॉस इनवर्स 3/4। ये आपको लिखना है इन रेडियन। किसमें लिखना है? ये रेडियन में लगाना है, यहाँ पर डिग्री मत लगा देना। तो इसका आंसर बस ये छोड़ना पड़ेगा, इसकी वैल्यू आपको पता नहीं है तो क्वेश्चन में आपको वैल्यू दी हो तभी आप सॉल्व कर सकते हो इसको। इसको यही छोड़ देंगे, आंसर हो गया।
ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे दी जाएगी। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ये वैल्यू दी जाएगी। मैंने अपने मन से वैल्यू सेट की है इसलिए आपका इस तरह आंसर आ रहा है, वरना कुछ ऐसे 1/2 आता है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर जो एंगल है वो निकाल पाते हैं इजीली। 60 डिग्री, तो 60 डिग्री को बोलते हैं 60 पाई में चेंज कर लेते हैं उसको, तो पाई/3 लिख देते हैं उसको, और पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 लगा के आंसर निकाल लेते हैं। तो ये आपका जो क्वेश्चन था इस टॉपिक पर, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये पूरी बात हो गई भाई वर्टिकल सर्कुलर मोशन की और किसी बॉडी के मोशन की जो कि स्फेरिकल सरफेस पे मोशन करती है, ये भी वर्टिकल सर्कल ही है। तो आई होप आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। वर्क एनर्जी पावर में इतने टॉपिक थे जो मैंने आपको पूरे करवा दिए हैं। तो इसके बाद चैप्टर शुरू करेंगे वो होगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल, उसमें सेंटर ऑफ मास पढ़ाया जाएगा। बाकी वर्क एनर्जी पावर के कुछ न्यूमेरिकल्स में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और ट्राई करूंगा अभी, उसके बाद मैं शुरू करूंगा नेक्स्ट चैप्टर आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।